Uh, Respected principal sir and respected teachers, today's topic is standard setting and accreditation of school education. तो मुझे ये टॉपिक मिला, काफ़ी छोटा टॉपिक है एनईपी में। तो मैंने जो ओरिजिनल एनईपी थी जो मैंने अभी शेयर भी की है उसको भी पढ़ा, बहुत सारे वीडियो भी देखे कल, और ये 3-4 पीपीटी देखी, उसको मिक्स करके मैंने ऐसा बनाया जिससे कि स्टैंडर्ड सेटिंग और एक्रीडिटेशन में जो एनईपी के कंसेप्ट्स हैं उसका थोड़ा सा आइडिया हमें हो सके। वैसे छोटा टॉपिक है, तो पहले मैं एनईपी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आऊँगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और इसमें एक चीज़ ये है कि इस मेरा जो 20-25 मिनट की क्लास रहेगी उसके बाद एक एमसीक्यू टेस्ट रखा है, और हर स्लाइड में से ऑलमोस्ट हर स्लाइड में से एक क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से उस स्लाइड को देखिए, उसमें से एक एमसीक्यू को क्वेश्चन मिलेगा टेस्ट में, तो वो लिंक में शेयर कर दूंगा। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आप री अटेम्प्ट भी उसको कर सकते हैं क्विज को। हमारा आइडिया यही है कि हमारे जो कंसेप्ट हैं स्कूल स्टैंडर्ड और एक्रीडिटेशन के, वो हमारी समझ में आ सकें। सो द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन 29 जुलाई 2020, यानी लास्ट ईयर 29 जुलाई को ये पॉलिसी अप्रूव की थी यूनियन कैबिनेट ने। तो अभी जो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मोदी जी ने 1 साल का उसका वो बनाया था, जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसको 1 साल पूरा होने पर एक कार्यक्रम हुआ था। तो 29 जुलाई 2020 को ये नई शिक्षा नीति लागू हुई, और इसने रिप्लेस किया था जो हमारी पहली शिक्षा नीति थी जो 1986 की थी, यानी 34 साल बाद हमारी शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है। तो भारत सरकार इस नीति को लेकर बहुत ही महत्वाकांक्षी है और बहुत सारे उन्होंने उसमें रिफॉर्म किए हैं। तो वो रिफॉर्म्स को मैं थोड़ा सा उस पर आपको मेन पॉइंट्स उसके शेयर कर रहा हूँ। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम, जो इसकी मुख्य बातें हैं। सबसे पहले हम स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बाकी तो और भी रिफॉर्म्स हैं हायर एजुकेशन में। द यूनिवर्सल एक्सेस फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल टू ग्रेड 12, यानी प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक जो हमारी शिक्षा है उसमें सरकार का टारगेट ये है कि 2030 तक जो हमारा सकल नामांकन अनुपात है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, उसको 100% करना है। यानी बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उसको एक तरह से इस तरह की स्थिति बना रहे हैं नई शिक्षा नीति में कि 2030 तक कोई भी बच्चा 12वीं तक की पढ़ाई से वंचित ना रहे। दूसरा पॉइंट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यानी ये नई चीज़ आई है नई शिक्षा नीति में कि अभी तक प्राइमरी से हमारी एजुकेशन शुरू होती थी, लेकिन अभी अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी बचपन से पहले विद्यार्थी का कैसे हमें देखभाल करते हुए उसके इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए उसको कैसे शिक्षा देनी है। द एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 ईयर बाई 2025, यानी 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। यानी अभी 2021 हो गई, 4 साल के अंदर 3 से 6 साल के बच्चों को ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोवाइड करने का लक्ष्य है। उसके बाद रिप्लेसिंग 10+2 विद द 5-3-3+4, यानी 5334, एक फॉर्मूला है हम याद रख सकते हैं। 5334 में जो हमारा 10+2 सिस्टम था उसको रिप्लेस करेगा नया सिस्टम। 5 ईयर्स फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन, 3 ईयर्स फॉर ये अर्ली चाइल्डहुड केयर वाला था, 3 ईयर्स फॉर प्राइमरी एजुकेशन, 3 ईयर्स फॉर मिडिल एजुकेशन एंड 4 ईयर्स फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब 9 से 12 के लिए 4 ईयर्स रखें। तो 10+2 को रिप्लेस करके अभी जो नया सिस्टम आ रहा है वो 5+3+3+4 है। अगली स्लाइड में मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अभी लास्ट मंथ में प्राइमरी टीचर्स के लिए ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई थी। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी मतलब जो हमारी आधारभूत एक पढ़ने की जो क्षमता है विद्यार्थियों में और गणना करने की जो क्षमता है कैलकुलेशन की, उसको इम्प्रूव करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान इस शिक्षा नीति में है, जिसमें कक्षा 1 से 3 तक के सभी बच्चों को भाषा पर और गणितीय जो योग्यताएं हैं उन पर उनका फोकस होगा। और ये 2025 तक का लक्ष्य है कि वो छोटे बच्चों में गणित और जो पढ़ने की भाषा की जो समझ है उसको विकसित करने का प्रयास है। मल्टीलैंग्वेज एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5
प्रेफरेबली टू क्लास 8 टू बी होम लैंग्वेज और मदर टंग। नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया गया है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम मातृभाषा में कोई भी बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकता है। तो कोशिश ये होगी कि कम से कम कक्षा 5 तक वो अपनी मातृभाषा में पढ़े, और अगर संभव होगा तो 8वीं तक उसको मातृभाषा में पढ़ाया जाए जो उसकी होम लैंग्वेज है। फिर उसके बाद रिफॉर्म्स इन एग्ज़ाम, तो हमारी परीक्षा पद्धति है उसमें भी सुधार की कोशिश की है। द बोर्ड एग्जाम टू बी ब्रेकन इनटू टू टेस्ट द कोर कैपेबिलिटीज़, तो बोर्ड एग्जाम्स को भी ब्रेक किया गया है। इस साल भी आप देख रहे हैं वो जो बोर्ड एग्जाम है उनको टर्म 1 टर्म 2 में कर दिया है। जो बच्चे पर एग्जाम्स का लोड होता है उसको कम करने की कोशिश है। एंड न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर, जो मूल्यांकन के केंद्र हैं राष्ट्रीय रूप से, उसको विकसित किया गया, इसका नाम है परख। तो ये बहुत मेरे टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, परख एक ऐसा सेंटर बनेगा जिसमें राष्ट्रीय रूप से किस तरह से हम एवेल्यूएशन करेंगे, असेसमेंट कैसे करेंगे, उसकी पॉलिसीज़ वहाँ पे बनेंगी, और एक जैसी पॉलिसी पूरे देश में सारे स्कूलों के लिए हों वो भी परख उसको डिसाइड करेगा। सो इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी सबके लिए समान शिक्षा और समावेशी शिक्षा, यानी या दिव्यांग बच्चे हों या किसी और विशेष नीड वाले बच्चे हों और सामान्य बच्चे हों, उनको एक साथ शिक्षा देना। और इक्विटेबल मतलब समान रूप से समान, जेंडर बाइसनेस ना हो वहाँ पे, लड़के लड़कियों को समान अवसर मिले, इस तरह का शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है। टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड कैरियर पाथ, तो जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो जैसे केबीएस में एक अच्छा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, तो वहाँ पे टीचर्स की क्वालिटी अच्छी है, तो उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए बाकी राज्यों में भी ये व्यवस्था हो, उसके लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, यानी टीचरों के जो व्यावसायिक मानक हैं उनको पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ये योजना है NPST की। उसको डेवलप किया जाएगा 2022 तक, और फिर उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट होंगे, जिससे कि जो सबसे अधिक योग्य अभ्यर्थी हैं वही टीचर बन पाएँ। एंड स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडिटेशन फॉर द स्कूल एजुकेशन, तो स्कूलों के लिए मानक निर्धारण करना और उनको मान्यता देने की जो प्रक्रिया है उसके लिए राज्य स्तर पर एक अथॉरिटी बनेगी, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, SSS शॉर्ट में बोलते हैं उसको। तो यूनियन टेरिटरीज़ में और राज्यों में भी इसका निर्माण किया जाएगा। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन के लिए 2025 तक लक्ष्य ये रखा गया है कि आपके 50% स्टूडेंट को एक्सपोजर मिले व्यावसायिक शिक्षा का, वोकेशनल एजुकेशन का, तो जिससे कि बच्चे केवल जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उनके रोजगार में, करियर मेकिंग में भी हेल्प करे। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, तो पहले जो चलता था, यानी आप देख रहे हैं एक तरह से ये पुराना वाला स्ट्रक्चर है, और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं वो नई शिक्षा नीति ने जो स्ट्रक्चर हमें दिया है, जो मैंने बताया था 5+3 3+4 ये था, यानी नीचे से शुरू करेंगे हम तो 3 years + 2 year, ये 5 वाला पोस्चर है ब्लू वाला, उसके बाद 3 years, फिर 3 years, फिर 4 years, तो 5334 का ये फॉर्मूला है, नया एकेडमिक स्ट्रक्चर है, जिसमें 5 साल जो है बच्चा वो फाउंडेशनल स्टेज में रहेगा। मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग, तो यहाँ पर खेल कूद के द्वारा, अलग अलग तरह की एक्टिविटी के द्वारा बच्चे को सिखाने की कोशिश होगी। उसके बाद ये 3 साल जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, इसको बोला गया है प्रिपरेटरी स्टेज, बच्चे को तैयार करना मिडिल एजुकेशन के लिए। तो इसमें प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड के साथ साथ इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग भी शुरू हो जाएगी उसकी। उसके बाद 3 साल का ये मिडिल स्टेज है, जहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटी। तो जो लास्ट ईयर हमारा निष्ठा का कोर्स हुआ था ये NEP के रिकॉर्डिंग ही, उसमें एक ट्रेनिंग थी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, तो उसका यूज़ करके हमें मिडिल स्टेज पर साइंस, मैथ, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी के जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसकी एजुकेशन देनी है। और उसके बाद लास्ट के 4 ईयर्स हैं 9 to 12, वो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है। जबकि पहले कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं था, पहले 10 साल तक पढ़ते थे और लास्ट में हमारा 12th का 2 साल का रहता था। तो ये नया सिस्टम है, 10+2 को रिप्लेस कर रहा है 5+3+3+4। और जो 3 साल हैं वो आंगनवाड़ी या प्री स्कूल उसको बोलते हैं, और बाकी के 12 साल स्कूल में बच्चा रहेगा। तो मेरा जो टॉपिक है स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, उसके गोल्स क्या हैं, क्यों हम स्कूल में मानक निर्धारण कर रहे हैं,
और मान्यता जो स्कूलों को दी जाती है उसके जो लक्ष्य हैं, तो एनईपी में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, पहला लक्ष्य है हमारा, द गोल ऑफ स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी सिस्टम मस्ट बी टू कंटिन्यूअली इम्प्रूव द एजुकेशनल आउटकम। जो हमारे शैक्षिक बस हो गया, मैं यही समझा बंद रख दे और तू जाके समझा के मेरे को फोन कर, मेरा नंबर दे, तो अपना नंबर दे। जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिए माइक। हाँ हाँ थोड़ा फोन स्क्रीन है ना, वो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। नहीं लगेगी सर, ऐसे ढक दे। आप कर पाओगे? नहीं आप भी करना चाहिए ना। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। तो हम यहाँ पर थे कि हमारे जो स्टैंडर्ड सेटिंग के गोल निर्धारित किए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो पहला उसमें गोल है, द गोल ऑफ द स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी सिस्टम मस्ट बी टू कंटिन्यूअली improve the educational outcomes. The second goal is that it must not overly restrict the schools, prevent innovation, यानी स्कूलों पर ज़्यादा कड़े मानक न लगाए जाएं जिससे कि वो इनोवेशन स्कूल में होता रहे और जो टीचर्स, प्रिंसिपल्स और स्टूडेंट हैं वो डीमोरलाइज ना हों। सो ऑल इन वन, द रेगुलेशन मस्ट एम टू एम्पावर द स्कूल्स एंड टीचर्स with trust, enabling them to strive for the excellence and perform at their very best, while ensuring the integrity of the system through the enforcement of the complete transparency and full public disclosure of all finances, procedures and educational outcomes. तो ये गोल हैं कि हर एक जो हमारा स्टेक होल्डर है एजुकेशन में, चाहे वो टीचर हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे प्रिंसिपल्स हों, वो सब ज़्यादा मोटिवेशन के साथ और एक्सीलेंस को पाने के लिए एफर्ट्स करें और इनोवेशन का जो स्कोप है वो ज़्यादा वहाँ पर सीमित ना हो बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिमल रिसोर्स एफिशिएंसी थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड क्लस्टर्स। तो जो हमारे स्कूलों में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, केवी की बात करेंगे तो केवी तो बहुत ज़्यादा और स्कूलों की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लेकिन स्टेट स्कूल्स को देखें तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि ऑप्टिमल रिसोर्स एफिशिएंसी, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमल यूज़ हो पाए। तो टू एनर्जाइज एंड एम्पावर द स्कूलिंग सिस्टम इन अ रिसोर्स एफिशिएंट मैनर बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जहाँ भी स्कूल में जिस तरह से ऑप्टिमल रिसोर्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ हो रही हैं, तो वहाँ से एक दूसरे से इंस्पायर होकर हमें उनको अडेप्ट करना है। तो उसमें पहला पॉइंट है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर्स, काउंसलर एंड ट्रेंड सोशल वर्कर्स फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आर्ट्स, स्पोर्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट एक्सेट्रा। मतलब सारे तरह के सब्जेक्टों को पढ़ाने के लिए एडुकेट नंबर में टीचर्स हों, पर्याप्त संख्या में टीचर हों विद्यालय में, ये सुनिश्चित करेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। काउंसलर्स हों और ट्रेंड सोशल वर्कर्स हों जो बच्चे की हर तरह की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में, इवन केवी में भी टीचर की कमी हो जाती है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर से उसको पूरा कर लिया जाता है। ऐसा राज्य सरकार के विद्यालयों में नहीं होता। तो उस कमी को पूरा करने के प्रयास करेगी नई शिक्षा नीति। एडिक्वेट रिसोर्सेज सच एज लाइब्रेरी, साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, प्ले ग्राउंड्स, जिन स्कूलों में ये नहीं है वहाँ तक इनकी पहुँच को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। और बिल्डिंग ए सेंस ऑफ कम्युनिटी टू ओवरकम द आइसोलेशन ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट एंड स्कूल। तो कम्युनिटी का एक सेंस विकसित करना जिसमें सामाजिक रूप से समृद्ध जो तबका है जो हेल्प करना चाहता है स्कूल में बाहर से, तो वो उसके लिए ओपन किया जाएगा उसको। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं स्कूल में अपनी सेवाएं देने के लिए, वो अपनी सेवाएं दे पाएंगे। जो भी रिसोर्स देना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी स्कूलों को ओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड स्लाइड है इसी टॉपिक की, ऑप्टिमल रिसोर्सेज की, कि होल्डिंग जॉइंट एक्टिविटीज सच एज आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन, स्पोर्ट मीट्स, क्विजेज एंड डिबेट्स, फेयर एक्सेट्रा। तो जॉइंट एक्टिविटीज़ होंगी, कई सारे स्कूल मिलकर यानी कई सारी क्लासेस को मिलाकर वो एक्टिविटीज़ कराने से बच्चों को ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। और उन एक्टिविटीज़ में हर तरह की एक्टिविटी होगी, पढ़ाई लिखाई की भी है,
एग्जीबिशंस भी हैं, स्पोर्ट मीट्स भी हैं, डिबेट्स और फेयर्स भी हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ के रूप में बच्चों को एक्सपोजर देने का वहाँ पर एक विचार है। दूसरा, कोऑपरेशन एंड सपोर्ट अक्रॉस द स्कूल्स फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज़, यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी सामान्य बच्चों को के साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। इम्प्रूव्ड गवर्नेंस बाय डिवॉल्विंग ऑल फाइनर डिसीजंस टू प्रिंसिपल, टीचर्स एंड अदर स्टेक होल्डर। तो जो प्रशासन के साथ जो गैप है उसको भरने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट है इनहेंसिंग कोऑपरेशन एंड सिनर्जी अमंग द स्कूल्स, क्योंकि हर स्कूल अलग अलग काम कर रहा है, अलग अलग तरह के स्कूल्स हैं हमारे सोसाइटी में। जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, कुछ स्कूल के भी जैसे स्कूल हैं जिनके पास भी रिसोर्सेज हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, कुछ स्कूल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, कुछ स्कूलों के पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो वो आपस में कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे तो जो गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमल यूज हो पाएगा। So twinning and pairing of one public school with one private school will be adopted across the country, making the paired school interact and learn from each other. तो इस तरह की एक व्यवस्था बनाने का प्रयास है कि एक प्राइवेट स्कूल को लें, एक पब्लिक स्कूल को लें, तो वो दोनों आपस में काम करेंगे, तो इनके रिसोर्सेज भी शेयर होंगे और एक दूसरे में जो हमारी सीखने में जो बच्चों की विविधता होती है वो भी बच्चे एक दूसरे से ज़्यादा सीख पाएंगे। तो दो डबल फ़ायदा लेने की कोशिश है सरकार की यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग और एस्टेब्लिशिंग द बाल भवन एज अ पार्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। तो जहाँ जिन स्कूलों में ये सुविधा है बाल भवन की, उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, और जहाँ पर ये नहीं है वहाँ पर बाल भवन विकसित किए जाएंगे, वेयर चिल्ड्रन कैन विजिट टू टेक पार्ट इन आर्ट, कैरियर एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़। जहाँ पर बच्चे चाहे आर्ट की बात हो, चाहे कैरियर की बात हो, या खेल कूद जैसी गतिविधियाँ कर पाएंगे। उसके बाद है इनविगोरेटिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस थ्रू द स्टैंडर्ड सेटिंग। यहाँ पर ये मेरा जो टॉपिक था स्टैंडर्ड सेटिंग इन स्कूल। तो जब डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एक वो संस्था रहेगी जो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी मेकिंग फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ये राज्यों की बात हो रही है, राज्यों की जो शिक्षा है उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो ओवरऑल मॉनिटरिंग और पॉलिसी मेकिंग का काम करेगा, और इस तरह से करेगा जो यहाँ पर आप एक फिगर भी देख रहे हो, कुछ ग्राफ बना हुआ है और एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी जो हमारे शैक्षिक लक्ष्य हैं वो लगातार अच्छे होते जाएं, जो आउटकम्स हैं वो लगातार बेहतर होते जाएं। इस तरह की पॉलिसी मेकिंग और मॉनिटरिंग की व्यवस्था करेगा। ये ऐसा अभी विचार रखा गया है, कैसे करेगा और क्या पॉलिसीज होंगी ये तो अभी भविष्य में पता चलेगा। क्योंकि ये जैसे अम्बेडकर जी ने कहा था कि कितना भी अच्छा आप संविधान बना लीजिए, लेकिन लोग अगर अच्छे नहीं है संविधान को मानने वाले तो वो संविधान को खराब कर देंगे। अगर संविधान इतना मजबूत नहीं भी है लेकिन लोग अच्छे हैं मानने वाले तो संविधान फिर भी अच्छा हो जाएगा। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छे विचार वहाँ पर हैं। अभी ये किस तरह से होगा आने वाले भविष्य में पता चलेगा कि कैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन इस तरह की पॉलिसी बनाए कि लगातार हमारी शिक्षा में जो प्रदर्शन है वो बेहतर होता जाए। दूसरा टॉपिक है, यहाँ पर एक सिंबल देख रहे हैं आप क्रॉस का, अक्सर आप देखते हैं नो पार्किंग में लगा रहता है, यानी ये काम नहीं करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ये काम करेगा कि पॉलिसी मेकिंग का काम और लगातार शिक्षा में सुधार का काम करेगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा कौन सा, नॉट टू बी इन्वॉल्व विद द प्रोविजंस एंड ऑपरेशन ऑफ स्कूल्स एंड विद द रेगुलेशन ऑफ स्कूल्स। वो स्कूल्स के रेगुलेशन में और स्कूल के जो ऑपरेशंस हैं उसमें उसका इंटरफेयर नहीं होगा। केवल उसका काम क्या होगा, पॉलिसी मेकिंग और कैसे उसमें लगातार सुधार हो, इसके लिए पॉलिसी को किस तरह बनाना है, नियम किस तरह बनाने हैं, वो काम रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का। ये उसकी सेकंड स्लाइड है इसी टॉपिक की। रिस्पॉन्सिबल फॉर एकेडमिक स्टैंडर्ड एंड करिकुलम इन द स्टेट। किसी राज्य में क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए और जो हमारे शैक्षिक मानक हैं वो क्या होंगे, वो बनाने के लिए जो राज्य का SCRT, जैसे NCERT होता है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर होगा राज्य का राज्य परिषद, इसकी फुल फॉर्म है SCRT की, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो उसका ये काम रहेगा कि वो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बनाए और करिकुलम क्या होगा स्टेट्स में उसको डिसाइड करे। नेक्स्ट है डेवलप स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क। इसकी फुल फॉर्म है ये SQF की फुल फॉर्म है SQAAF,
SQAAF। क्या फुल फॉर्म होगी? एस से स्कूल, क्यू से क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क। तो ये भी कौन डेवलप करेगा कि स्कूल की जो असेसमेंट हो रहा है वो क्वालिटी असेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और स्कूलों को जो मान्यता दी जाती है, CBSE से मान्यता लेते हैं या यूपी बोर्ड से मान्यता लेते हैं, उसके जो मानक निर्धारित करने का काम है वो भी कौन करेगा? SCERT करेगा। नेक्स्ट है लीड ए चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी हमारे शिक्षा में सुधार कैसे हो, सुधार का प्रबंधन कैसे हो, उसका भी ध्यान कौन रखेगा? SCERT। और कैसे सुधार होगा कि जो हमारे CRC हैं, यानी जो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर हैं और ब्लॉक रिसोर्स सेंटर हैं, CRC स्टैंड फॉर क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, BRC स्टैंड फॉर द ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और डाइट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, इनमें भी लगातार इनको मजबूत किया जाएगा। थर्ड स्लाइड है इस टॉपिक की, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी स्कूली शिक्षा निदेशालय। ये क्या काम करेगा? स्कूली शिक्षा निदेशालय, अभी जो हम बात कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है ना, अभी बात कर रहे हैं डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो ये DSE का काम रहेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशनल ऑपरेशन एंड सर्विस प्रोविजन फॉर होल स्टेट। पूरे राज्य के अंदर एजुकेशनल ऑपरेशन और जो भी शैक्षिक सुविधाएं दी जा रही हैं उनके बारे में ये ध्यान रखेगा, और वर्क इंडिपेंडेंटली टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग ऑफ द एजुकेशनल ऑपरेशन। ये स्वतंत्र रूप से काम करेगा, किसी भी बोर्ड के अंतर्गत काम नहीं करेगा। तो इसका काम यही रहेगा कि जो पॉलिसीज हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक भी है स्लाइड का, सेटिंग अप ऑफ स्कूल स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। तो राज्य में स्कूल के मानकों को निर्धारित करने वाला प्राधिकरण होगा ये, जो स्कूल के रेगुलेशन और एक्रीडिटेशन के मानक तय करे। काम क्या रहेगा? 3:25 हो गए, 5 मिनट में खत्म करता हूँ अपने टॉपिक को। The state and union territories set up an independent state-wide body for an effective quality self-regulation और accreditation system। तो स्कूल के लिए मानक क्या हो और मान्यता देने का क्या सिस्टम हो, इसको कौन निर्धारित करेगा? स्टेट और जो भी हमारी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो इसको अपना तैयार करेंगे। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश ए मिनिमल सेट ऑफ स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन बेसिक पैरामीटर्स in accordance with the global best practices for standard setting for school। जो पूरे संसार में, पूरे विश्व में जो सबसे अच्छे तरीके शिक्षा के सुधार के लिए लागू किए जा रहे हैं उन। सर आवाज सर आप म्यूट हो, सर आप म्यूट हो गए। हाँ आवाज चली गई। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आप म्यूट हैं। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर। अब आ गई। यस सर, अब नहीं आ रही सर। आ गई आ गई। हाँ, तो हम थर्ड स्लाइड पे थे। ट्रिपल एस की फुल फॉर्म है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, यानी राज्य सरकार के जो स्कूल्स हैं उनके लिए मानक बनाने का जो एक प्राधिकरण बनेगा, वो प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वो ट्रांसपेरेंट पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ ऑल बेसिक रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, यानी किसी स्कूल के अंदर जितनी सूचनाएं हैं उन सबको पब्लिक करना है वेबसाइट पर। ये पहले से भी ये काम शुरू हो गए हैं, लेकिन और ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और ये सही सारे पब्लिक में डिस्प्ले हुई हैं या नहीं हुई हैं, इसको भी चेक कौन करेगा? ट्रिपल एस, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी चेक करेगी। सो ट्रांसपेरेंट public self-disclosure of all the basic regulatory information will be used for public oversight and accountability. To keep updated and accurate information on public website, educate any complaint or grievances from stakeholder, यानी किसी भी स्टेक होल्डर शिक्षा व्यवस्था में स्कूल में आपके अभिभावक हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, और तो इनकी कोई शिकायत है उनको भी दूर करने का जो भी निर्णय करेगी वो ट्रिपल एस यानी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी करेगी। इसी के अंदर
सिस्टमेटिक असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन अक्रॉस स्कूल। तो जो असेसमेंट वाली प्रक्रिया है, यानी बच्चों का जो मूल्यांकन होता है, उसके लिए भी उन्होंने मानक निर्धारित किए हैं। सो पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल विल बी असेस्ड एंड एक्रीडिटेड ऑन द सेम क्राइटेरिया। चाहे वो निजी स्कूल हों चाहे सरकारी स्कूल हों, दोनों का मूल्यांकन करने का एक ही क्राइटेरिया होगा। द बेंचमार्क्स एंड प्रोसेसेस टू इंश्योर दैट पब्लिक स्पिरिटेड प्राइवेट स्कूल्स आर इनकरेज्ड। इसका मतलब क्या है, ये मानक इस तरह से रखे जाएंगे कि जो जनता की भलाई के लिए जो प्राइवेट स्कूल काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिले। यानी जितनी ज़्यादा जो हमारे आम जनता है उसको फ़ायदा करने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। तो प्राइवेट स्कूल ऐसे जो पब्लिक स्पिरिटेड होंगे उनको इनकरेज किया जाएगा। फॉर द स्कूल कंट्रोल्ड, मैनेज एंड एडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द CBSE इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शैल प्रिपेयर ए फ्रेमवर्क। तो हमारे KVS के लिए, NVS के लिए NCERT के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये फ्रेमवर्क बनाएगी कि कैसे मूल्यांकन और एक्रीडिटेशन सारे स्कूल में किया जाए। लास्ट स्लाइड है, क्या करें, स्टैंडर्ड सेटिंग इन क्वालिटी ऑफ असेसमेंट एंड रेगुलेशन अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन। तो एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनेगा जिसका नाम होगा परख, नेशनल असेसमेंट सेंटर। तो परख में ये लिखा हुआ है, टू बी एस्टैब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर सेटिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन फॉर ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स ऑफ द इंडिया। तो ये परख कैसे गाइडलाइंस होंगी, कैसे मानक होंगे असेसमेंट के लिए, ये कौन तय करेगा? परख नाम का इंस्टीट्यूट तय करेगा। सो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो SSS है, इट इज an independent body at school or union territory level for regulation and accreditation of school and transparent public disclosure of data। तो ट्रांसपेरेंस पब्लिक जो भी डेटा है पब्लिक में जाता है RTI वाला, उसको वेबसाइट पे डिस्प्ले करने का भी काम रहेगा। मानक बनाने का, मान्यता देने के जो नियम हैं उनको भी SSS देखेगा। द स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क, तो SQF मैंने पिछली स्लाइड में बताया, उसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? हर राज्य के SCERT की होगी। जैसे हमारा KVS के लिए NCERT बनाता है, राज्यों के लिए SCERT बनाएगा। तो ये मेरी स्लाइड खत्म हो गई है। मैं अभी अब स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारा आज का MCQ टेस्ट है वो डालूंगा। 5 मिनट लगेंगे, 10 क्वेश्चन है और इसी पर बेस्ड है। और कोई किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है इन स्लाइड्स में। ये PPT भी मैं अभी शेयर कर दूंगा। थैंक यू। Very good दीपक जी, excellent, थैंक यू सर, well presented। हाँ, अभी मैं MCQ का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ। ठीक, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू सर, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छे। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम यू हैव कवर्ड Really ऑल very nice। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बहुत अच्छा एकदम सटीक। वेरी गुड एफर्ट सर। हाँ, बहुत बढ़िया सर। आज कैसे चुप था? मीटिंग सर, सेशन खत्म हो गया तो इसका लिंक क्या व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा? हेलो, मैं यही सोच रही हूँ, अभी तक मुकेश ने कुछ बोला कैसे नहीं? बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा लगा। नहीं, it was very good, उन्होंने 100%, very nicely done। समझ के बात कर रहे हैं। मतलब he has covered all the मतलब minor Important points point. very smartly and very judiciously In the given time। In befitting manner. हाँ, एकदम in a befitting befitting manner। manner। वेरी करेक्ट। इनफैक्ट अभी जो क्विज आएगी वो भी बहुत बढ़िया होगी, सरप्राइजिंग होगी। बिल्कुल। आपको पहले ही पता था सर, तभी आप कह रहे थे यार टेस्ट होगा सरप्राइज। लेकिन मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये मालूम था, आइडिया था मेरे को। कोई बात नहीं, लीक आउट कर देना। नहीं तो आपको भी तो मालूम पड़ गया था बिफोर मीटिंग। हाँ, सही बात है। तो दीपक सर ने जैसे ही डिस्क्लोज कर दिया कि यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग एंटायर प्रेजेंटेशन। हाँ, नहीं वो गलती से हो गया होगा। ये लिंक मैंने डाल दिया ग्रुप पर। ओके, तो अभी हम यहाँ से लीव हो जाएं क्या? हाँ, मीटिंग तो ओवर हो गई है। ठीक, ओके। मतलब टेस्ट कभी भी दे सकते हैं ना, टाइम बाउंड तो नहीं है? अभी देना है 2 मिनट में, 5 मिनट बाद तो मेरिट लिस्ट आ जाएगी इधर।
अरे मेडिटेशन टाइम बाउंड कर दिए, ओ माय हाँ, गॉड। मैं 3:45 पे रिजल्ट डाल दूंगा इसका ग्रुप में। ठीक है मैं सर, तो थैंक यू। पहले बोल रही थी हाँ। फेल। आप ओके, थैंक यू। मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर स्कोर अच्छा नहीं हो तो दोबारा उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ओके ओके। शर्मा जी रोल नंबर के हिसाब से देख सकते हैं, सबको मत दिखाओ। आप अपना अपना देख लीजिएगा, अपना अपना ग्रुप में यूट्यूब में निष्ठा के आंसर्स आ रहे हैं, तो इसके भी भेज रहे हो क्या? आंसर की भेज दो। जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम, आप ओपन करके देखिए, इजी क्वेश्चन। हाँ नहीं नहीं, वो तो मैं मजाक कर रही थी, जस्ट फॉर। शांति अभी तो काफी लोग हैं यार ऑनलाइन, मेरा मैच ऑन है। सर मेरी लिंक खुल नहीं रही है। किसकी नहीं ओपन हो रही थी लिंक? सर मेरी ओपन नहीं हो रही, सुनीता अरोड़ा। आपका लॉगिन है उसमें किसी क्रोम में, मोबाइल से ओपन कर रहे हैं क्या? हाँ दोबारा तो नहीं, दोबारा भी दे सकते हैं, वैसे खुलनी चाहिए, क्यों नहीं खुलनी? नेट आ रहा है? अभी, हाँ नेट आ रहा है, आपसे बात कर रही हूँ सीधे ही ये। देखो मैं दोबारा करती हूँ प्रयास। हो जाएगा, दोबारा करिए। लेकिन जिस क्रोम में आप ओपन कर रहे हो वो मोबाइल में तो अपने आप होता है, क्या मोबाइल में दिक्कत नहीं होगी? किसी दूसरे उसमें देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर में या दूसरे किसी क्रोम के अलावा किसी और ब्राउजर में ओपन करिए उसको। फर्स्ट आने पे कोई इनाम है क्या सर?